चलिए, बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से किसानों को संदेश दिया है। उन्होंने किसानों को धान खरीदी के लिए आश्वस्त किया है। सीएम बघेल के किसानों को ट्वीट के बाद उन्होंने बताया कि मौसम ठीक होते ही धान की खरीदी में तेजी लाएंगे, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है और किसानों को धान खरीदी को लेकर आश्वस्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी और धान की चिंता को लेकर दूर किया जाएगा। किसानों की जो चिंता है धान को लेकर वो दूर की जाएगी और मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि किसानों की जो धान खरीदी है उसको लेकर किसानों को आश्वस्त किया है। जी, आज सुबह ही भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के मुखिया ने आज एक ट्वीट किया और किसानों को एक बताया कि मौसम की खराबी के कारण प्रभावित मौसम की खराबी के कारण धान खरीदी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण किसानों को भी दिक्कत हो रहा था। जब मौसम जब भी सही होगा तब से किसान का धान खरीदी चालू हो जाएगा। इसको लेके भूपेश बघेल ने ट्वीट करके किसानों को बताया है। जी, तो किन किसानों की जो धान खरीदी है उसको लेकर आश्वस्त किया है? जी, इसमें जो पंजीकृत किसान हैं, जो धान खरीदी कर रहे हैं, जो बेचने आ रहे हैं, उनको टारगेट करके भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश ने ट्वीट में साफ तौर पे ये लिखा है कि किसानों भाइयों को कोई भी किसानों भाई को धान खरीदने को लेकर क्या आश्वासन देते हुए कहा कि किसान भाई चिंता ना करें। बीते कुछ दिनों में मौसम ठीक ना होने के कारण उसकी वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है, तो उस पे मौसम सही होने पे दोबारा धान खरीदा जाएगा और समर्थन मूल्य पे ही खरीदा जाएगा। जी, तो ये जो धान खरीदी का समय रखा गया, कब तक का रखा है, कब तक खरीदी की जाएगी, उसकी तारीख क्या है आखिरी? जी, अभी ट्वीट में जो बताया उन्होंने ये साफ तरीके से क्लियर किया कि अभी मौसम जो बिगड़ा हुआ था और मौसम सही होते ही इन चीजों को खरीदा जाएगा और धान खरीदी लगातार चल रहा था और अभी भी चालू है। तो ये कहीं ना कहीं मौसम के कारण जो समस्या आई है उसके समाधान के लिए उन्होंने ट्वीट किया कि ये धान खरीद रोका नहीं जाएगा और लंबे समय तक धान खरीदी अभी चलेगा। जी, तो कितने किसानों का पंजीकृत हो चुका है? मतलब उसमें जैसा कि उन्होंने कहा है कि जितने किसान का रजिस्टर्ड हो जाएगा उन किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो क्या सभी किसानों का पंजीयन हो चुका है? जी, इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसानों को पंजीकृत हैं और उन्हीं पंजीकृत किसानों को धान समर्थन मूल्य दिया भी जा रहा है और माना जा रहा है कि ये आने वाले 2 से 3 महीने में समर्थन मूल्य उनको दे दिया जाएगा और जो धान नुकसान भी हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूर्ति किया जाएगा। जी, देखिए, लेकिन जो किसान बच गए हैं, जिनका भी पंजीयन नहीं हो पाया है, उनका नाम नहीं चढ़ पाया है, तो क्या उन किसानों के लिए क्या किया जाएगा? उन किसानों के लिए क्या उनका जल्द से जल्द पंजीयन कराया जाएगा? जी, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है, मगर ये माना जा सकता है कि ये समर्थन मूल्य जो अभी दिया जा रहा है उसको खत्म होने के बाद दोबारा भूपेश बघेल इस चीज पे विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो पंजीकृत नहीं है उनको दोबारा पंजीकृत कर उन्हें समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जाए कि जिस तरीके से किसानों के लिए भूपेश बघेल सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय भी है और इसको एक तरीके से देखा जाएगा कि उन्होंने खुद ट्वीट करके किसानों को बताया कि हम समर्थन मूल्य लेंगे, मौसम की खराबी होने के कारण अभी तक जो भी प्रक्रिया बिगड़ी है उसको सुधारा जाएगा। जी सचिन, उपार्जन केंद्रों पर अब तक कितनी धान खरीदी जा चुकी है?
देखिए, उत्पादन के हर हर केंद्र में अलग अलग धान खरीदी चल रही है, तो उसको लेकर लगातार अभी तक ये पूरा समय बोला नहीं जा सकता कि कितनी धान खरीदी जा चुकी है, मगर इतना है कि अभी तक जो भी किसान अपने धान बेचने आए समर्थन मूल्य पे, उनको अभी तक खरीदा गया है, तो उनको समर्थन मूल्य मिला है और आगे भी इन चीजों पे उनको मिलेगा, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। देखिए, अगर धान खरीदी की बात करें अपन पूरा, तो एक अनुमानित लक्ष्य क्या है कि कितना धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? जी, एक तरीके से माना जाए कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को किसानों को प्राथमिकता देते हैं और प्राथमिकता देने के अलावा किसानों के बारे में सोचते भी हैं और वो बोलते भी हैं कि मैं किसान का लड़का हूं और मैं किसानों को पहले प्राथमिकता देता हूं। तो इसमें ये माना जा सकता है कि जो किसानों को लेके सोचते हैं और करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का सोचना है कि किसानों से ज्यादा धान खरीदा जाए और उसको पूर्ति में डाला जाए। लगभग इसको आकलन अभी लगाना मुश्किल है कि कितना आकलन देखा जा सकता है कि सरकार कितना आकलन लगाई है इन चीजों पे। कोई भी व्यंग करना या फिर कहना सही नहीं रहेगा, मगर कुल ग्रामीण जितने ग्रामीण वो हैं किसान हैं, तो 22,76,379 किसान हैं पूरे जो पंजीकृत हैं, और कुल ग्राम जो ग्राम दिया है वो 20,911 है। तो इन किसानों से ये खरीदी हो रही है। जी चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के माध्यम से किसानों को संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि धान खरीदी में तेजी लाएंगे। जैसे ही मौसम ठीक होगा, धान खरीदी केंद्रों पर तेजी लाई जाएगी और किसानों को उन्होंने धान खरीदी के लिए आश्वस्त किया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। आपको बता दें, लोगों पर आईपीसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोरोना ड्यूटी पर भी 121 कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर की जाएगी और लोगों पर आईपीसी धाराओं में एफआईआर होगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही कोरोना ड्यूटी पर नहीं आने वाले 121 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोगों पर आईपीसी धाराओं में कार्रवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले 19 संक्रमितों पर एफआईआर की जाएगी। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों पर 19 संक्रमितों पर एफआईआर की जाएगी, क्या अपडेट आपके पास? प्रियंका, बता दूं, होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां 19 संक्रमितों पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने शुक्रवार को नोडल अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा की। इस दौरान कुछ लोग जो है बिना मास्क के घूमते हुए पाया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले जो होम आइसोलेशन में लोगों को जो होम आइसोलेशन के लिए बोला गया था पंजीयन के लिए, उन्होंने पंजीयन में गलत जानकारी दर्ज कराई है, जिसके चलते वहां के जो होम आइसोलेशन में मरीज पहुंचे थे उनका पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि होम आइसोलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये जो लोग निकल कर आ रहे हैं इस तरीके के, तो कहाँ से इनकी खबर मिल रही है? क्या इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है? मैं आपको बता दूं प्रियंका, रायपुर कलेक्टर ने जो है जो मरीजों की जो टेस्टिंग कराई थी, उसके बाद जो है आइसोलेशन के लिए पंजीयन करने का बोला था, जिससे उनकी जानकारी लग पाए। इनमें जो मरीज हैं वो अलग अलग जगह से हैं, रायपुर से है, आरंग से है, तिलदा से है और अवनपुर से। ऐसे 19 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन पर महामारी के कानून के तरीके से आईपीसी धाराओं पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
देखिए रायपुर में और छत्तीसगढ़ की हम अगर बात करें तो वहां पर टीकाकरण महाअभियान चल रहा है, तो उसके लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं जिसके चलते इस पर रोक लगाई जा सके कोरोना पर? प्रियंका, रायपुर में कोरोना के टीकाकरण के लिए जो है 312 केंद्रों पर किशोरों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों का और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जा रहा है। और वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग के 3000 कर्मचारियों को जो है वहां लगाया गया है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, कृषि मंत्री जो है वहां के प्रभारी मंत्री रायपुर के रविंद्र चौबे, उन्होंने अभी पिछले दिनों रायपुर के हालात की समीक्षा की थी, जिस पर उन्होंने कहा है कि एक सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए जिस तरीके से विवेक हम देख रहे हैं यहाँ पर कोरोना चल रहा है और कई केंद्र भी बनाए गए हैं, वहां पर कोरोना ड्यूटी लगाई गई थी कर्मचारियों की, लेकिन वहां पर 121 कर्मचारी मौजूद नहीं रहे, नजारत नजर आए वहां पर। तो वहां पर 121 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, कोरोना के चलते जो है 121 कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए बुलाया था। अब उनको जो है वहीं 121 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं, इन 120 कर्मचारियों को कोरोना की कांटेक्ट ट्रेसिंग के काम में लगाया गया था और उनको इसके लिए सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अबनतपुर की काउंसलर गरिमा साहू भी थी, जो वहां नहीं पहुंची है, और इसलिए उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनको 3 दिन के भीतर जो है इस चीज का जवाब देना है। देखिए अगर हम बात करें वहां की रफ्तार की, कोरोना संक्रमण की रफ्तार, तो क्या कुछ कम होती दिखाई दे रही है वहां की रफ्तार, या फिर लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है 24 घंटे में 60,257 सैंपल कलेक्ट किए हैं और उसमें जो है 6,153 लोग संक्रमित पाए गए हैं, और इस हिसाब से प्रदेश की जो संक्रमण दर है वो 10.21% हो गई है। और 13 जनवरी को जो प्रदेश में 6,015 लोग संक्रमित मिले थे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर में सबसे अधिक डिस्चार्ज होने वाले जो मरीज हैं वो लगभग 4,083 लोगों को जो है डिस्चार्ज किया गया था। और एक मुख्य जो बात इसमें आ रही है निकलकर कि इस तीसरी लहर में जो है 157 मरीज ही अस्पताल में रहे, बाकी सब होम आइसोलेट में है या कोविड केयर सेंटरों में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसे तो लगातार कोरोना बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से हमने जैसे कि देखा, जैसे उसका ग्राफ लगातार ऊपर जाता जा रहा है। सरकार कई गाइडलाइंस निकाल रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि इसे रोका जा सके, लेकिन उसके बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी ये कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आज हमने देखा कि जो आइसोलेशन में लोगों को रखा गया था वो भी इसका उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। तो और क्या कुछ गाइडलाइंस निकाली जाएंगी जिसके चलते इस पर काबू पाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके? प्रियंका देखो, एक चीज मैं बताऊं, सरकार वो हर संभव प्रयास कर रही है जिससे जनता जो है ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, उनको जागरूक होना होगा और भीड़ भाड़ इलाकों को छोड़कर और मास्क का उपयोग कर और 2 गज की दूरी का उपयोग करके जो है अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि सरकार सिर्फ हमारे लिए जो है सुरक्षा के रास्ते दे सकती है, लेकिन अपनाना जनता को ही है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और सरकार तो लगातार जो है रोको टोको अभियान हो या मास्क लगाने की बात हो या 2 गज की दूरी हो, वो किसी ना किसी तरीके से जो है लोगों तक मैसेज दे रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत कोशिश कर रही है सरकार, बहुत सारी गाइडलाइंस निकाल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो जैसे कि हम अगर बात करें लोगों की, तो लोगों में क्या किसी प्रकार का भय भी है? जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा कि लॉकडाउन लग गया और लोगों की हालत देखी काफी खराब थी, तो क्या लोगों में एक ये भी डर है कि लॉकडाउन न लग जाए, जिसको लेकर लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं? बिल्कुल प्रियंका, एक चीज मैं बता दूं, लोगों के अंदर कोरोना से ज्यादा जो है मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं डर है। उनको ये डर है कि उनकी जीविका पर जो है असर ना पड़े। इसी को लेके जो है वहाँ के रायपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने ये बात कही है कि जनता जो है ज्यादा पैनिक ना हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य सर्दी खांसी जैसा दिखने वाला एक संक्रमण है जो जल्द ही जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही जल्दी जो है अच्छे हालातों में होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से अब खबर आ रही है, जहां पर निगम की वादा खिलाफी से नाराज हुए भोपाल बस ऑनर्स। बता दें, निगम हटाने की तैयारी में है पुतलीघर बस स्टैंड, जिसको लेकर निगम की वादा खिलाफी से नाराज हो गए हैं बस ऑनर्स और पुतलीघर बस स्टैंड के बस मालिकों ने प्रदर्शन किया है। इसको लेकर निगम हटाने की तैयारी में है पुतलीघर बस स्टेशन, जिसको लेकर पुतलीघर बस स्टेशन के बस मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और निगम के वादा खिलाफी से नाराज हैं। पुतलीघर बस स्टैंड के बस मालिकों ने भी प्रदर्शन किया है। निगम की वादा खिलाफी से भोपाल बस स्टैंड के जो ओनर्स हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने निगम हटाने की जो तैयारी है पुतलीघर की, उसको लेकर प्रदर्शन किया है। नगर निगम की वादा खिलाफी से नाराज हुए भोपाल बस ऑनर्स एसोसिएशन के ऑपरेटर, जहां पर उन्होंने आरिफ नगर बस स्टैंड में बसाने का वादा करने के बाद नगर निगम ने वादा खिलाफी की, जिसके चलते उन्होंने आज प्रदर्शन किया है और निगम की वादा खिलाफी से नाराज हैं बस ऑनर्स। आपको बता दें, निगम हटाने की तैयारी कर रही है पुतलीघर बस स्टेशन, जिसको लेकर बस स्टेशन के बस मालिकों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने नाराजगी देखी जा रही है। आरिफ नगर बस स्टैंड को बिना डेवलप किए नगर निगम हटाने पर उतारू है पुतलीघर बस स्टेशन, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतलीघर बस स्टेशन के बस मालिकों ने ये प्रदर्शन किया है। निगम के वादा खिलाफी से नाराज हुए हैं बस ऑपरेटर और ऑनर्स। निगम हटाने की तैयारी कर रहा है पुतलीघर बस स्टेशन, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, नगर निगम की वादा खिलाफी से नाराज हुए भोपाल बस ऑनर्स एसोसिएशन ने आज प्रदर्शन किया है। जी देखिए प्रियंका, जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा ये जो पुतलीघर बस स्टैंड को आरिफ नगर में शिफ्ट करने के लिए जो प्रयास थे वो इसको डेवलप करके उनको बस ऑपरेटरों के हाथ में देने की बात कही गई थी, लेकिन जिस प्रकार से जो शेड का ही सब निर्माण करने के बाद उसको बस ऑपरेटरों को सौंप दिया गया, जिसके कारण बस ऑपरेटर में काफी रोष की स्थिति देखी गई थी। लगातार सवेरे से ही जो ये लोग हैं अपना विरोध कर रहे थे कि जो सरकार के द्वारा जो बात कही गई थी, जब तक उसे नगर निगम के द्वारा उससे जो बात कही गई थी वो जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक जो बस ऑपरेटर है वहां पर पुतलीघर से आरिफ नगर के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे, वहां पर इन बसों को स्टॉपेज नहीं रखेंगे। साथ साथ कई बड़ी चीजें जो है वो उन्होंने वहां पर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है, साथ साथ जो ठेकेदार है उस पर भी नारेबाजी उन्होंने की है। देखिए, कितने बस मालिकों ने प्रदर्शन किया है? देखिए, लगभग यहाँ पर अगर पुतलीघर से अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 135 से ज्यादा बस के जो ओनर्स है वो यहाँ पर मौजूद थे। लगभग ये नहीं लगा सकते क्योंकि कई लोग जो है वो जो बस ऑपरेटर है वो यहीं पर पुराने बस स्टैंड से ही पूरा संचालन करते हैं। आसपास के जो राज्य है, जिले हैं, कई बड़े बसों का संचालन जो है इस जगह से होता है। ऐसे कई बस ऑपरेटर हैं जिन्होंने आज अपना यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। देखिए, आरिफ बस स्टेशन से और पुतलीघर बस स्टेशन से कितने लोग रोजाना यहाँ से अप डाउन करते हैं? देखिए, लगभग यहाँ से 30 से 40 हजार लोग रोजाना जो है यहाँ पर सफर करते हैं। साथ साथ एक बड़ा एक रेवेन्यू का जो टैक्स स्लैब जिससे माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स जो अगर बस ऑपरेटर अगर कहीं से देते हैं तो वो यही क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज्यादा बस ऑपरेटरों को टैक्स जो है वो सरकार को चुकाते हैं। लेकिन लगातार जो व्यवस्थाओं की कमी को देखते हुए जो है पूरा ये विरोध जो है उनका लगातार जारी है। तो क्या किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं ये? देखिए, उनका स्पष्ट कहना है कि जो आरिफ नगर पे जहां उनको विस्थापित किया जाना था, इस बस स्टैंड को पूरा वहां पर ट्रांसफर करना था, जब तक वहां पर कंप्लीट निर्माण कार्य नहीं हो जाता है, जब तक वहां की समुचित व्यवस्थाएं अगर नहीं हो जाती है, तब तक वहां पर नहीं करेंगे। अगर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बिना डेवलप करके उन्हें बताया जाता है तो भी वो रोडों पे बैठेंगे और चक्का जाम की स्थिति करेंगे। साथ साथ अपने परिवार के साथ जो है वो बस स्टैंडों पे बैठेंगे। ऐसे कहने पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो बस ऑपरेटर कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी टैक्स देने वाली संस्थान के रूप में है और सरकार को कहीं बड़ा फायदा जो है वो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मिलता है। तो सरकार भी जो है इस कदम को ध्यान में रखना होगा
स्पष्ट बस ऑपरेटर कहना है कि जब तक सीएम उनसे आके बात नहीं करेंगे, फिर उसके अलावा जब तक वो पूरी उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, लगातार वो चक्का जाम भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो माहौल है, अभी तक तो सिर्फ ये प्रदर्शन जो आज उन्होंने किया है, सिर्फ इस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को रखा है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये उग्र आंदोलन भी करें। आपकी उनसे बात हुई है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे, किसी बस संचालक से आपकी बात हुई? देखिए, बस संचालक से हमारी बात हुई है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो जिस प्रकार से आरएस नगर बस स्टैंड को जब तक डेवलप नहीं किया जाता है, वो किसी भी हालत में पुतली घर जो बस स्टैंड है उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। पूरे बस ऑपरेटर वहां पर एकजुट है और एकजुटता के साथ जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो ये मांग है सरकार से कि अगर पुतली घर बस स्टैंड से इनको विस्थापित करके आरएस नगर बस स्टैंड में विस्थापित किया जाता है, तो सभी सुविधाओं को व्यवस्थित करने के बाद ही वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाए। अगर ये चीजें नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, तो जिससे करीब 30 से 40 हजार लोग यहाँ से रोजाना आते जाते, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ सरकार को भी एक बड़ा रेवेन्यू जो राजस्व जो बस ऑपरेटर सर्विस से मिलता है, वो कहीं ना कहीं सरकार को उसका भी हर्जाना जो है वो देखने में आएगा। देखिए, बस मालिकों का और जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों ने जैसे कि अभी कहा है कि सीएम के आने के बाद ही वो मानेंगे, तो अगर सीएम नहीं आते हैं तो क्या तब तक वो यहाँ प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे? देखिए, बात अगर सीएम से मुलाकात की है या सीएम तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए वो आज उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, क्योंकि लगभग ये माना जाता है कि किसी भी चीज को अगर निपटारा करने के लिए संबंधित तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो भी इस चीज के लिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं कि वो उनकी बातों का जो ज्ञापन है उसको लेकर के वो संबंधित विभाग को या संबंधित जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको पहुंचाने का काम वो करते हैं। अगर ये स्थिति तब होगी जब चक्काजाम किया जाएगा या उनकी जो समुचित मांगे हैं उनको जब तक पूरा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इस प्रकार के जो आंदोलन है वो करते रहेंगे। लेकिन बात अगर जैसे मुख्यमंत्री तक है, तो मुख्यमंत्री तक जो है उनका ज्ञापन जो उनके प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाएगा, वहां पर सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताएगा। इसके बाद ही कोई आगे की जो रणनीति रहेगी वो देखने में आएगी। कुल मिलाकर प्रदीप ये कह सकते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदीप, अगर हम बात करें जी प्रदीप। देखिए, बात जिस प्रकार के प्रदर्शन या आंदोलन की है, तो उनकी जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर वो लगे हुए हैं। उनका स्पष्ट सिर्फ एक ही सूत्री मांग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरएस नगर बस स्टैंड को जो है सर्व सुविधा से युक्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी जो आबादी जो है जो यहाँ से रोजाना जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी तो जो दिक्कतें होंगी वो भी देखने में जरूर आएंगी। जी, देखिए, अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ के जो बस मालिक हैं उनके द्वारा सरकार को कितना टैक्स दिया जाता है? देखिए, टैक्स स्लैब की जो बात है वो काफी बड़ी संख्या में होती है, क्योंकि कई बस हमने देखी जो रोजाना परमिट पे भी चलती है, तो कई जो परमिट होते हैं जो सालाना भी होते हैं, कई परमिट इसमें मासिक के रूप में भी देखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अगर राजधानी भोपाल से इंदौर के लिए जाना है, तो उसके परमिट का एक रेशियो एक अलग होता है, लेकिन जिन बसों को रोजाना या शादी ब्याह के समय में जो लेके जाया जाता है, उसके परमिट की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। इस तरह एक लंबा जो एक टैक्स का जो स्लैब है जो साल भर में या त्रैमासिक जो रूप में शासन को दिया जाता है, उसकी कहीं ना कहीं बड़ी क्षति जो है वो यहाँ पर होती है। क्योंकि अगर राजस्व करें तो राजस्व जो है लाखों रुपए में आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो राजस्व का सरकार को हो सकता है। चलिए, ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय स्कूल में शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद भी वहां के स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। शिक्षिका के पॉजिटिव होने के बाद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया। जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षिका पॉजिटिव हो गई है, कोरोना संक्रमित हो गई है शिक्षिका। उसके बाद भी वहां के जो स्कूल हैं उन्हें बंद नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लगातार बच्चे इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और वहीं स्कूल में भी शिक्षिका पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वहां के स्कूल खुले हुए हैं। जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है इस ओर। इस तरह से स्कूल खोलकर बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर
शासकीय स्कूल में शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद भी वहां के स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है और इसी के साथ ही वहां पर महासमुंद के शासकीय स्कूल में शिक्षिका कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उसके बाद भी स्कूल खोले जा रहे हैं और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और बच्चों की जो जिंदगी है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है इसमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों को चपेट में ले रहा है कोरोना अपने और उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, बच्चों की जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ कि जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे इस ओर। लगातार कोरोना बढ़ रहा है और शिक्षिका के संक्रमित होने के बाद भी स्कूल खोले जा रहे हैं और बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर शिक्षिका के संक्रमित होने के बाद भी वहां के स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और लगातार वहां पर बच्चों की संख्या भी अगर हम देखें तो इस तीसरी लहर में बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं कोरोना की। उसके बाद भी बच्चों की जिंदगी से इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। चलिए और उस पर अधिक जानकारी के लिए महासमुंद से विकास शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए अगर हम शासकीय स्कूल की बात करें वहां की, तो वहां पर एक शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव आई है, उसके बाद भी स्कूल खोले जा रहे हैं। जी विकास। जी, ये पिथौरा से वहाँ 7 किलोमीटर की दूरी में है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है। वहाँ एक शिक्षिका कोविड पॉजिटिव आई है, उसके उपरांत भी स्कूल संचालित हो रहा है। तो इसमें तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है और स्कूल को बंद कराने की जरूरत है। और ये संबंधित विभाग के द्वारा बड़ी लापरवाही है। तो जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? वही सवाल है मैडम। उसमें मैंने फोनों के लिए बीएमओ का नंबर दिया है, बीओ का नंबर दिया है। जी, आपकी वहाँ के प्राचार्य से कोई बात हुई या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं जी, मैं संपर्क करने का प्रयास किया था बट फोन से हो नहीं पाया। मतलब बचती हुई नजर आ रही है वहाँ की प्राचार्य भी इस पूरे मामले को लेकर। जी देखिए, अभी कहाँ से कब से स्कूल लग रहा है? ये स्कूल तो जब से खुला मैम तब से लग रहा था जी। स्कूल संचालित हो रहे थे और बाकी भी स्कूल भी संचालित हो रहे हैं जी। तो जबकि इसको कोविड पॉजिटिव आने के बाद देखते हुए कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद स्कूलों को बंद करना चाहिए, जबकि बंद नहीं हो रहे, स्कूल संचालित हो रहे हैं। ठीक। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है, ये तो आए दिन हम देख रहे हैं, रोज डेली ये खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और इस तरीके से अभी भी स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं निकाली गई, कोई ऐसी वो नहीं निकाली गई सरकार के द्वारा जिससे कि बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। जी, गाइडलाइन तो भी ऐसा नहीं है, शासन को गाइडलाइन ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कोविड को देखते हुए स्कूल को भी बंद कर देना उचित होगा। लगातार पैर पसार रहे हैं। महासमुंद जिले में भी कल 40 केस निकले हैं, तो इनको देखते हुए स्कूल को बंद करना उचित होगा। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है जी। स्वयं इसमें कलेक्टर में जी। देखिए, शिक्षिका का पॉजिटिव आना ये तो कहीं से भी सीधा सा नहीं लगता है, क्योंकि उनके संक्रमित होने से कहीं ना कहीं हो सकता है कई और बच्चे भी संक्रमित हुए होंगे। तो इसकी क्या कोई जानकारी है आपको कि उनसे कोई और बच्चे भी संक्रमित हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं है मैम जानकारी। सिर्फ यही संपर्क नहीं हो पाया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। जी, आपकी शिक्षा अधिकारी से कोई बात हुई है इस मामले को लेकर? नहीं, मैंने नंबर उपलब्ध करा दिया है, फोन ले सकते हैं उनका नंबर, आपके पास है, फोनों में ले सकते हैं उनका। जी, देखिए, हम आपको बता दें कि हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है शिक्षा अधिकारी से बात करने की, लेकिन वहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं के ठाकुर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और लगातार इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी टीम बार बार कोशिश कर रही है कि उनसे बात हो पाए और इस मामले को संज्ञान में उनके है कि नहीं है इस बात का पता किया जाए, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी शिक्षा अधिकारी वहाँ के ठाकुर हैं जो कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं और इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें जी, संज्ञान में उनके मामला जरूर है, लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। जो फोन नहीं उठा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। बड़ी लापरवाही उनकी भी है।
चलिए ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर मानवता को शर्मसार किया है। इस खबर ने हम आपको अंबिकापुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना है, जहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है। 6 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है शिशु का। शौचालय ब्लॉक होने की वजह से ये बंद पड़ा हुआ था, जहां पर इस नवजात शिशु का शव मिला है। सफाई के दौरान टॉयलेट में फंसा मिला शव मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। अस्पताल प्रबंधन की सूचना के बाद मौके पर तस्दीक करने पुलिस पहुंची है और पूरी पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, इसको देखकर तो मानवता पूरी तरह से शर्मसार होती नजर आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है और ये शव 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। शौचालय ब्लॉक होने की वजह से इसकी जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दिए पीएम के लिए, और उससे जो भी वो है वो पुलिस अपनी जांच कर रही है। ये कहना भी क्योंकि हमारे यहाँ जो मैटरनिटी वार्ड है वो अलग ही है, वहाँ पर महिलाएं आती ही नहीं है। यूजुअली जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो भी वो क्योंकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में है तो वहाँ वो संभावना ही नहीं है। और ये कैसे हुआ क्या हुआ उस लेवल पे पुलिस जांच कर रही है। तो अभी कहना बहुत मतलब मेरे स्तर पे नहीं है कि मैं इसमें कह पाऊँ कि कहाँ से आया वो कैसे हुआ। उसकी जांच पुलिस अपने स्तर से कई उससे कर रही है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका पीएम कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। और उनकी जानकारी में तकरीबन हफ्ता दिन पुराना लग रहा है नवजात शिशु, और बाकी जांच में पता चल पाएगा कि कितना पुराना है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है, जो कि 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। शौचालय ब्लॉक होने की वजह से बंद पड़ा हुआ था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अंबिकापुर से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है कि एक 6 दिन पुराना नवजात शिशु का शव मिला शौचालय में। देखिए प्रियंका जी श्रवण बोलें। लगता है कि हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम आपको बता दें कि अंबिकापुर की एक ऐसी खबर है जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है, जो कि 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शौचालय ब्लॉक होने की वजह से बंद पड़ा हुआ था, जहां पर सफाई के दौरान टॉयलेट में शव फंसा हुआ मिला है। चलो और एक बार फिर श्रवण महंत
हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, देखिए एक 6 दिन पुराना शव मिला है नवजात बच्चे का, वो भी शौचालय में। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के टॉयलेट के कमबोर्ड में आज सुबह एक नवजात का शव मिला था। शव मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधक में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो जो टॉयलेट था वो 6 दिन पहले ब्लॉक हो गया था और जिसकी वजह से वो टॉयलेट जो है बंद कर दिया गया था। हालांकि वो सार्वजनिक टॉयलेट था, जो भी उस आपातकालीन वार्ड में भर्ती होते थे ऐसे में वो उस टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक मानवता का संसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहाँ जो शिशु है उसका शव मिलने के बाद वो 6 दिन पुराना था और 6 दिन पुराना होने की वजह से वो काफी सड़ चुका था। क्योंकि जैसे ही सूचना मिली, अस्पताल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर सीएसपी और तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंचे थे और ये जांच कर रहे हैं कि आखिर में वो शिशु वहां पर पहुंचा कैसे। और ये भी देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो शिशु थी वो एक लड़की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कहीं लड़की पुत्र और पुत्री की वजह से ऐसी घटना को किसी परिजन ने तो अंजाम नहीं दिया है, ऐसा वो अस्पताल के लोग जो है खंगाल रहे हैं। और 6 दिन पहले तक अगर कोई डिलीवरी इस तरीके से हुई है तो उसकी भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी मानवता को संसार वाली घटना सामने आई है। जी प्रियंका। जी श्रवण, देखिए ये 6 दिन पुराना शव है, ये 6 दिन पुराना बताया जा रहा है जिस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल प्रियंका, कि जिस तरह से 6 दिन पुराना है और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ कई सीसीटीवी हैं, सुरक्षा के भी काफी इंतजाम रहते हैं। वहाँ पे कई अभी भर्ती किए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और इस तरह का घटना जो सामने आया है वो हृदय विदारक है। और जिस तरह से आपातकालीन में, क्योंकि वहाँ 6 दिन पुराना है और वहाँ आपातकालीन चालू भी है, ऐसा नहीं है कि आपातकालीन बंद है, वहाँ चालू है। लेकिन इसके बावजूद अगर जी जी श्रवण, चलिए शुक्रिया श्रवण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको खबर बता रहे थे जहां पर छत्तीसगढ़ में एक नवजात शिशु का शव मिला शौचालय में, जो कि अंबिकापुर का जो अस्पताल प्रबंधन है उस पर कहीं ना कहीं निशानियां सवाल खड़े करता है कि आखिर 6 दिन पुराना शव आखिर वहां आया तो कहां से आया। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।